नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार यादव अपने विश्वास आईएएस एकेडमी विथ विजय सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक लेकर के आया हूँ। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताया था कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। अब उस राज्य व्यवस्था को समझने के लिए हम राज्य से शुरू किए थे। तो राज्य में आपको बताए थे कि राज्य क्या है। तो राज्य के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पिछले वीडियो में हमने अपना बताया था आपको कि राज्य को समझने के लिए एक निश्चित भूभाग की आवश्यकता होती है, जनसंख्या की आवश्यकता होती है, सरकार की आवश्यकता होती है और इसके साथ ही साथ वहाँ पर संप्रभुता की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र को, जनसंख्या को और सरकार को, तीनों को उस राज्य का शरीर हम बताए थे और संप्रभुता को उस राज्य की आत्मा बताए थे। आज हम दोस्तों जो बात करेंगे, यह बात करेंगे सरकार की। सरकार क्या है? तो सरकार को एक शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह राज्य की इच्छा को व्यक्त करने वाला क्या है? यंत्र है। क्या है दोस्तों? राज्य की इच्छा को व्यक्त करने वाला यंत्र है। अब यह राज्य की इच्छा को व्यक्त करने वाला यंत्र है। अब यह सरकार को समझने के लिए इसे हम तीन भागों में बांटते हैं कि रियली में सरकार कहते किसे हैं और किन रूपों में सरकार चलती है। तो इसको समझने के लिए इसके सरकार के तीन अंग होते हैं। पहला होता है, ये पहला हो गया विधायिका या व्यवस्थापिका। ये पहला हो गया विधायिका या व्यवस्थापिका। दूसरा हो गया आपका कार्यपालिका और तीसरा हो गया आपका न्यायपालिका। पहला है विधायिका या व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका या संविधान संरक्षक। तो इसको हम समझने के लिए और आसानी से कह सकते हैं, पहले देखेंगे विधायिका या व्यवस्थापिका क्या है। तो इस विधायिका या व्यवस्थापिका को समझने के लिए हम कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि विधायिका या व्यवस्थापिका कानून बनाने वाली एक संस्था है। क्या है? कानून बनाने वाली एक संस्था है। केंद्र की व्यवस्थापिका जो होती है वह किसके पास होती है? संसद के पास होती है। अब संसद के यहाँ पर दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तो यहाँ राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? यहाँ राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को हम क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। ठीक इसी तरह से राज्य की भी विधायिका होती है। अब राज्य विधायिका को हम यहाँ क्या कहते हैं? राज्य विधानमंडल कहते हैं। केंद्र में इसी को केंद्र की व्यवस्थापिका जो होती थी उससे हम क्या कहते थे? संसद कहते थे। और राज्य की जो व्यवस्थापिका है इसे हम एक शब्दों में क्या कहें? राज्य विधानमंडल कहेंगे। अब राज्य विधानमंडल में भी दो सदन होते हैं, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। तो विधान परिषद जो होती है यह उच्च सदन होती है और विधानसभा जो होती है ये निम्न सदन होती है। यहाँ पर दोस्तों जो संसद के सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, इन दोनों सांसदों को हम क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी कहते हैं। यहाँ पर विधानसभा का जो सदस्य होता है इसे क्या कहा जाता है? एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। और विधानसभा का जो सदस्य होता है इसे कहा जाता है एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। विधान परिषद के सदस्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है और विधानसभा के सदस्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे किसकी? कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका जैसे यह भी क्या है? सरकार का एक अभिन्न अंग है और इसके माध्यम से भी सरकार चलती है। तो कार्यपालिका
जो है इसके अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, इसको हम समझ जाए। जैसे केंद्र में यह चलती है किसके नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर कार्यपालिका शक्तियाँ चलती हैं। और राष्ट्रपति तो नाम मात्र का होता है, इसके कार्य करने की जो शक्ति होती है प्रधानमंत्री में होती है। और प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद पर टिका होता है। अब सवाल आया कि यह जो सरकार होता है किन रूपों में कार्य करता है। तो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री। यह तीनों लोग क्या होते हैं, यह होते हैं, ये कार्यपालिका के अधीन आते हैं। अब सरकार कैसे चलती है इसको जरा हम देखें। सरकार होती है किसके नाम से चलती है, राष्ट्रपति के नाम से चलती है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के आधार पर चलते हैं। अब मंत्रिपरिषद का जो अगुवा होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए लोकतांत्रिक देश में जहाँ पर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अगुवा होता है, ऐसी सरकार को हम प्रधानमंत्री सरकार कहते हैं। प्रधानमंत्री सरकार कहते हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री क्या होता है, अगुवा होता है। और मात्र कहने के लिए राष्ट्रपति उसका सर्वे सर्वा होता है, लेकिन असली हीरो जो होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो अगली जो बात हम करेंगे या किसकी करेंगे, अब ठीक इसी तरह से राज्य की कार्यपालिका होती है। तो राज्य की कार्यपालिका, राज्य में जो प्रमुख होते हैं कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, इनके नाम पे चलती है। लेकिन यह किसके नाम पे चलते हैं, ये मंत्रिपरिषद के आधार पर चलते हैं। अब मंत्रिपरिषद का अगुवा कौन होता है, ये कौन होता है, मंत्रिपरिषद का अगुवा यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है। तो ठीक केंद्र में यही कार्य प्रधानमंत्री करता था, इसका अगुवा होता था। और यहाँ पर क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है। वहाँ पर राष्ट्रपति नाम मात्र का था, कहने के लिए सर्वोच्च पदों पर बैठा था और मात्र कठपुतली मात्र था। और ठीक उसी तरह से राज्यों में राज्यपाल कठपुतली मात्र है और असली हीरो कौन है, मुख्यमंत्री है। अगली जो बात हम करेंगे यह न्यायपालिका की करेंगे। तो न्यायपालिका देखेंगे संविधान की रक्षा करती है। न्यायपालिका क्या करती है, संविधान की रक्षा करती है और संविधान का संतुलन चक्र बनाए रखती है। अब सवाल आया कि जो संविधान का संतुलन चक्र बनाए रखती है किन आधारों पर, तो हम कहेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन के आधारों पर इस संतुलन चक्र को बनाए रखती है। अब जो कार्य होगा किन रूपों में होगा, बाय द वे सही रूप से कार्य हो रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो संसद ऐसे कार्यों को जो कानून बना के लागू कर रही है और यदि सही ढंग से नहीं है तो न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन करते हुए उस कार्य को क्या कर देगी, रद्द कर दी। यदि सही कार्य है, संवैधानिक कार्य है तब तो ठीक है, और नहीं यदि गैर संवैधानिक कार्य है और लोकहित में नहीं है तो ऐसे कार्य को संवैधानिक आधार पर रद्द किया जा सकता है। और इसके रद्द करने के लिए या फिर इस कार्य को संशोधित करने के लिए भारतीय न्यायालय के पास ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है और इसी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के आधार पर न्यायपालिका अपना कार्य करती है। तो चलिए जो आज हम बात किए थे, या किसकी बात किए थे, सरकार की बात किए थे। अब सरकार इसी आधारों पे चलती है। तो दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से सरकार को डिफाइन किए हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे सरकार का वर्गीकरण क्या है, अब ये प्राचीन और वर्तमान सरकारें क्या हैं। अब इस आधार पर हम सरकार को बताएंगे कि प्राचीन सरकारें किस रूप में चलती थी, वर्तमान सरकारें किस रूप में चलती हैं, और इसी आधार पर हम आपके लिए पर डे नए से नए वीडियो लेकर के आते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप
मन लगा के पढ़िए, तन मन से पढ़िए, कम पढ़िए और ज़्यादा सोचिए और ज़्यादा समझिए। पढ़ना और ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर एक बिंदु पर अधिक से अधिक सोचना और एनालिसिस करना और नए नए सवाल बनाना, उन नए सवालों को अपने मन में अंतःकरण के आधार पर उसको नए उत्तर और नए ढंग से सजाना, यही आपकी सफलता की कला है दोस्तों। तो आज मैं आपसे फिर इजाज़त लेना चाहूँगा, फिर कल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा, और तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद।